नमस्कार। आज हम भारत के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। जी। शायद दशकों में सबसे बड़ा बदलाव। 60 साल से भी ज्यादा समय बाद पूरा का पूरा आयकर अधिनियम मतलब इनकम टैक्स एक्ट जी नए सिरे से लिखा गया है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट है। बिल्कुल। इसे सिर्फ एक अपडेट कहना सही नहीं होगा। ये भारत के डायरेक्ट टैक्स फ्रेमवर्क में एक तरह का जनरेशनल शिफ्ट है। 1961 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कानून को पूरी तरह से रीराइट किया गया है। तो आज हम इसी नए आयकर विधेयक 2025 यानी इनकम टैक्स बिल 2025 को समझने की कोशिश करेंगे। ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और सबसे जरूरी, इसका आम टैक्स पेयर्स और बिजनेस पर क्या असर होगा। हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, सरकारी प्रेस रिलीज है, FAQs भी हैं। उन्हीं के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, सरकार के हिसाब से इस बदलाव की जो मुख्य उद्देश्य हैं वो बिल्कुल साफ है। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण और डिजिटलाइजेशन यानी डिजिटलीकरण। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये समझने के लिए कि ये नया बिल इतना अहम क्यों है, पहले शायद हमें उस पुराने सिस्टम को समझना होगा जिसे ये बदल रहा है। मतलब 1961 का इनकम टैक्स एक्ट, हाँ वो 60 साल से भी ज्यादा पुराना था। जी, और इतने सालों में वो अविश्वसनीय रूप से जटिल, कॉम्प्लेक्स हो गया था। आप सोचिए, उसमें करीब 65 बार संशोधन हुए। 65 बार? हाँ, और 4000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स जोड़े गए। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए कोई पुराना घर है 60 के दशक का, और आप उसमें हर साल बिना किसी प्लान के नई तारें, नई पाइपलाइन डालते जा रहे हैं। आखिर में क्या होगा? वो तारों और पाइपों का एक उलझा हुआ जाल बन जाएगा। राइट? हमारा टैक्स कानून भी कुछ वैसा ही हो गया था। टैक्स पेयर्स के लिए तो छोड़िए, टैक्स एक्सपर्ट्स के लिए भी उसे पूरी तरह समझना एक सिरदर्द था। भाषा मुश्किल, प्रोविजंस बिखरे हुए, बहुत सी चीजें जो अब रेलेवेंट ही नहीं थी। और इसी जटिलता को सुलझाने की कोशिश है ये नया इनकम टैक्स बिल 2025। इसे 13 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया गया। ये उस पुराने उलझे हुए कानून की जगह एक नया साफ सुथरा ढांचा लाने की एक कोशिश है। बिल्कुल। और इसके पीछे 3 बेसिक प्रिंसिपल्स रखे गए, जैसा वित्त मंत्रालय ने बताया। पहला, टेक्सचुअल और स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन, मतलब कानून की भाषा, उसका स्ट्रक्चर आसान बनाना ताकि क्लैरिटी बढ़े। ठीक है। दूसरा, कोई मेजर टैक्स पॉलिसी चेंज नहीं, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, सर्टेनिटी रहे। अच्छा, मतलब टैक्स रेट्स वगैरह नहीं बदले? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तीसरा प्रिंसिपल था। टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं। इससे टैक्स पेयर्स के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये कोई नया टैक्स लाने या रेट बढ़ाने का मामला नहीं है। ये बस मौजूदा कानून को साफ सुथरा, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है। हाँ, ये समझना जरूरी है। ये क्लीन अप एक्सरसाइज ज्यादा है। बिल्कुल सही। लक्ष्य एक ऐसा कानून बनाना था जिसे आम टैक्स पेयर भी ठीक ठाक समझ सके और फॉलो कर सके। हम ये सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन शब्द बार बार सुन रहे हैं, लेकिन इसका पैमाना क्या है? आंकड़े तो काफी इंप्रेसिव लगते हैं। हाँ, आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। कानून का साइज लगभग आधा कर दिया गया। आधा? जी हाँ। शब्दों की संख्या, वर्ड काउंट, 5.12 लाख से घटाकर करीब 2.6 लाख कर दी गई है। लगभग 50% की कमी। चैप्टर्स की संख्या 47 से 23 हो गई है, और जो इफेक्टिव सेक्शंस हैं वो 819 से घटकर 536 रह गए। इतना सब कम कैसे कर दिया? क्या हटाया गया? मुख्य रूप से वो चीजें हटाई गई जो कंफ्यूजन पैदा करती थी। जैसे कानून में प्रोवाइडेड दैट करके जो क्लॉज होते हैं ना, जिन्हें प्रोवाइजोज कहते हैं, हाँ हाँ। वैसे करीब 1200 प्रोवाइजोज हटा दिए गए और 900 से ज्यादा स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशंस भी हटा दिए गए। अच्छा, तो उनकी जगह क्या है? उनकी जगह सब सेक्शंस और क्लॉजेस का ज्यादा क्लियर तरीके से इस्तेमाल किया गया है, एक्सेप्शंस या स्पेशल कंडीशंस बताने के लिए। और साथ ही जो प्रोविजंस अब यूज में नहीं थे, बेकार हो गए थे, उन्हें हटा दिया गया। और समझने में आसानी के लिए भी कुछ किया है? हाँ, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए टेबल्स और फॉर्मूलों का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है। टेबल्स की संख्या 18 से बढ़कर 57 हो गई है और फॉर्मूले 6 से बढ़कर 46 हो गए। अच्छा। इससे कैलकुलेशंस या कंडीशंस समझना आसान हो जाता है। लिस्ट के बजाय टेबल में देखना ज्यादा क्लियर रहता है। तो ये सिर्फ काट छाट नहीं है, ये एक तरह से कानून की रीडिजाइनिंग है। स्ट्रक्चर को लॉजिकल बनाया गया है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है टैक्स वर्ष यानी टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट। टैक्स ईयर, ये क्या है? ये पुरानी जो शब्दावली थी ना, प्रीवियस ईयर यानी पिछला साल जब आय कमाई, और असेसमेंट ईयर यानी निर्धारण वर्ष जब टैक्स फाइल किया, उसे रिप्लेस करता है। हाँ, ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था। बिल्कुल, खासकर नए टैक्स पेयर्स के लिए, क्योंकि 1989 से प्रीवियस ईयर टू फाइनेंशियल ईयर के साथ ही चलता था, पर असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे होता था। तो ये 3 साल, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता था। अब सिर्फ टैक्स ईयर होगा। ये टैक्सेशन की यूनिट पीरियड है, सीधा सिंपल, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, ये तो काफी लॉजिकल लगता है। और पुराने कानून के जो बहुत कॉम्प्लेक्स हिस्से थे, जैसे टैक्स छूट वाला सेक्शन 10। हाँ, वो सेक्शन 10 तो एक क्लासिक उदाहरण है। बहुत बड़ा, बिखरावा। उसमें करीब 140 क्लॉज थे और सैकड़ों प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन। अब उसे पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज करके 6 अलग-अलग शेड्यूल्स यानी अनुसूचियों में बांट दिया है। अच्छा। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय, अब शेड्यूल 2 में है।
HRA जैसे अलाउंस भी शेड्यूल 2 में डाल दिए हैं। नॉन रेजिडेंट्स को जो छूटें मिलती हैं वो शेड्यूल 4 में है। मतलब हर तरह की छूट को उसकी नेचर के हिसाब से अलग-अलग शेड्यूल में कैटेगराइज कर दिया है। ओके, तो अब आपको एक खास छूट देखनी है तो आपको पूरा सेक्शन 10 छानने की जरूरत नहीं, सीधे उस संबंधित शेड्यूल में जा सकते हैं। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे आपने अपने घर की सबसे बिखरी हुई दराज को साफ करके उसमें छोटे-छोटे डिब्बे रखकर लेबल लगाकर सब सामान अलग-अलग रख दिया हो। ये लॉजिक और कहाँ अप्लाई किया गया है? और भी जगह, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी NPOs, चैरिटीज वगैरह, उनके नियम पहले कानून में कई जगह बिखरे हुए थे। सेक्शन 11, 12, 12A, 10, 23C वगैरह वगैरह। हाँ, काफी कंफ्यूजिंग था वो। अब उन सबको एक जगह एक ही चैप्टर 17 पार्ट बी में कंसोलिडेट कर दिया गया है और उनके लिए कॉमन टर्म यूज किया है, रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह जैसे सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन पहले कई जगह थी, अब वो सिर्फ एक जगह सेक्शन 2 में दी गई है। मतलब डुप्लीकेशन हटाया गया है। ठीक है, तो ये तो हुई कानून की बनावट और डिजाइन की बात। अब आते हैं मुद्दे पर। इन सब का अलग-अलग तरह के टैक्स पेयर्स पर असर क्या पड़ेगा? सबसे पहले इंडिविजुअल्स यानी आम आदमी की बात करते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए, खासकर NRIs के लिए, रेजिडेंशियल स्टेटस के नियमों में कुछ बदलाव हैं। वो जो 182 दिन वाला बेसिक नियम है वो तो वैसा ही है। ठीक है। लेकिन अगर किसी NRI की इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उनके लिए इंडिया में मिनिमम स्टे जो रेजिडेंशियल स्टेटस ट्रिगर करता है वो 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। अच्छा, तो थोड़ी राहत है उनके लिए। हाँ, थोड़ी राहत है, लेकिन उन्हें अपनी इंडिया विजिट्स को और ध्यान से ट्रैक करना होगा। और एक डीम्ड रेजिडेंट का नया कॉन्सेप्ट भी आया है। एक मिनट, ये डीम्ड रेजिडेंट वाला पॉइंट थोड़ा और समझाएंगे, ये क्या है असल में? हाँ जरूर, देखिए, डीम्ड रेजिडेंट का मतलब है कि अगर कोई भारतीय नागरिक है जिसकी इंडिया से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है और वो दुनिया में किसी और देश का टैक्स रेजिडेंट नहीं है। मतलब किसी भी देश में टैक्स नहीं भर रहा। हाँ, अगर वो कहीं और टैक्स रेजिडेंट नहीं है तो उसे इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा टैक्स के लिए, भले ही उसने इंडिया में 120 से 182 दिन न बिताए हों। ओके, ये शायद टैक्स बचाने के लूप होल को बंद करने के लिए है? जी बिल्कुल, ये उन लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए है जो स्टेटलेस रह के टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इनकम की डेफिनेशन में भी कुछ बदलाव है? हाँ, उसे और ज्यादा ब्रॉड मतलब व्यापक बना दिया गया है ताकि कोई डाउट न रहे। इसमें सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट के अलावा आप क्लियरली वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी VDA जैसे क्रिप्टो, परक्विजिट्स, गिफ्ट, सब्सिडी सब शामिल है। मैसेज क्लियर है, अगर कहीं से कोई वैल्यू मिल रही है तो वो शायद इनकम मानी जाएगी। अच्छा, और इन्वेस्टर्स के लिए कैपिटल गेन्स के नियमों में क्या हुआ है? कैपिटल गेन्स के लिए होल्डिंग पीरियड को सिंप्लीफाई किया है। अब ज्यादातर एसेट्स के लिए अगर आपने उसे 24 महीने या उससे कम रखा है तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। 24 महीने? पहले अलग-अलग पीरियड थे शायद। हाँ, पहले रियल एस्टेट के लिए 24 महीना था, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए भी, लेकिन कुछ और एसेट्स के लिए 36 महीना था। अब ज्यादातर के लिए 24 महीने का कट ऑफ है। ठीक है। बस एक बड़ा एक्सेप्शन है, लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, उनके लिए पुरानी 12 महीने की लिमिट ही रखी गई है। ओके। तो 12 या 24 महीने से ज्यादा होल्ड किया तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। इससे थोड़ी सिंप्लिसिटी आई है। और सैलरीड क्लास के लिए, उनके लिए क्या बदला है? सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए मुख्य सुविधा यह है कि सैलरी से जुड़े सारे प्रोविजन जैसे ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन कम्यूटेशन, वो सब अब एक ही चैप्टर, सैलरी चैप्टर में कंसोलिडेट कर दिए गए हैं। पहले अलग-अलग जगह थे। हाँ, कुछ छूटें इस सेक्शन 10 में थी, कुछ और कहीं, अब सब एक जगह। HRA जैसे अलाउंस शेड्यूल 2 में क्लियरली लिस्टेड हैं। परक्विजिट्स के वैल्यूएशन के नियम अब एक्ट से हटाकर रूल्स में डाल दिए गए हैं और भाषा को सरल करने की कोशिश की गई है। शायद इससे लोग अपना रिटर्न खुद आसानी से भर पाएं। देखते हैं। चलिए अब बिजनेस और कंपनीज की बात करते हैं, उनके लिए क्या बड़े बदलाव हैं? बिजनेस के लिए भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे अमेलगमेशन और डीमर्जर यानी विलय और विभाजन, उनके नियम सरल किए गए हैं। टैक्स न्यूट्रलिटी की कंडीशंस को ज्यादा क्लियर किया गया है। ठीक है। डिविडेंड की डेफिनेशन का स्कोप बढ़ाया गया है। अब कुछ केसेस में अगर कंपनी अपने मेजर शेयर होल्डर्स को लोन या एडवांस देती है तो उसे भी डिविडेंड मानकर टैक्स लगाया जा सकता है। अच्छा, इसकी कुछ अपवाद भी होंगे? हाँ, अपवाद हैं, जैसे फाइनेंस कंपनियों के बीच लेन देन वगैरह, लेकिन ये एक ध्यान देने वाली बात है। और रीट्स, इनविट्स जैसे जो नए बिजनेस ट्रस्ट हैं? हाँ, इन बिजनेस ट्रस्ट को, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, इनको अब एक्ट में क्लियरली रिकॉग्नाइज किया गया है और इनसे जुड़े प्रोविजंस शामिल किए गए हैं। और एक बड़ा चेंज डिजिटल रिकॉर्ड्स का भी है शायद। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कदम है। बुक्स ऑफ अकाउंट की जो डेफिनेशन है उसमें अब ऑफिशियली क्लाउड सर्वर पर रखे गए रिकॉर्ड्स या किसी और डिजिटल फॉर्मेट के रिकॉर्ड्स को शामिल किया गया है। मतलब अब फिजिकल बही खाते जरूरी नहीं। एक्ट अब डिजिटल रिकॉर्ड्स को पूरी तरह मान्यता देता है। ये आज के बिजनेस करने के तरीके को दर्शाता है। और PGB चैप्टर में और क्या हुआ है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन वाला? उसे भी स्ट्रीमलाइन किया गया है। मिलते जुलते टॉपिक्स को एक साथ ग्रुप किया गया है, जैसे एम्प्लॉय वेलफेयर डिडक्शंस या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के नियम। WDV, एक्चुअल कॉस्ट जैसी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस थी, उनको आसान बनाने के लिए फॉर्मूले और टेबल्स का यूज किया गया है और कई पुराने इररेलेवेंट सेक्शंस हटा दिए गए हैं। ओके, अब चैरिटीज और NGOs पर आते हैं, उनके लिए क्या बदला है? उनके लिए सबसे पहले तो चैरिटेबल पर्पस यानी धर्मार्थ उद्देश्य, इसे एक्ट में क्लियरली डिफाइन किया गया है। उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें गरीबों की मदद,
एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, हेरिटेज कंजर्वेशन, जनरल पब्लिक यूटिलिटी तो है ही, साथ में अब योगा को भी स्पेसिफिकली शामिल किया गया है। अच्छा, योग को भी चैरिटेबल पर्पस माना गया है। जी हाँ, ये योग को प्रमोट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। और उन्हें जो डोनेशंस मिलते हैं उसका क्या, उसे इनकम माना जाएगा? हाँ, ये एक अहम क्लैरिफिकेशन है। रजिस्टर्ड एनपीओस को जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस या डोनेशंस मिलते हैं, उन्हें अब ऑफिशियली उनकी इनकम के तौर पर कोडिफाई किया गया है। ओहो, तो क्या अब चैरिटीज के डोनेशन पर टैक्स लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है। उन्हें इनकम तो माना गया है, लेकिन जो रजिस्टर्ड चैरिटीज हैं, उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन शर्तों के साथ मिलती रहेगी। ये कदम सिर्फ अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में क्लैरिटी लाने के लिए है। टैक्स का इम्प्लीकेशन सीधे तौर पर नहीं बदल रहा। ओके, समझ गए। और आपने पहले बताया था कि इनके सारे नियम एक जगह कर दिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। एनपीओ से जुड़े सारे प्रोविजंस, उनका रजिस्ट्रेशन, इनकम कैलकुलेशन, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिमिट, कंप्लायंस वायलेशन के नतीजे, डोनेशन की एलिजिबिलिटी, सब कुछ एक ही जगह पार्ट बी ऑफ चैप्टर XVIIX में कंसोलिडेट कर दिया गया है। इससे उन्हें आसानी होगी शायद। उम्मीद तो यही है। उनको अलग अलग सेक्शन में भटकना नहीं पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल के बीच जो कंफ्यूजन था, उसे भी खत्म करके अब मेनली रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज किया है। क्या एनपीओ से जुड़ा कुछ हटाया भी गया है? हाँ, कुछ पुराने प्रोविजंस जो अब नए फ्रेमवर्क में रिडंडेंट यानी अनावश्यक हो गए थे, उन्हें हटा दिया है। जैसे कैपिटल गेन से जुड़ा पुराना सेक्शन 11(1)A या डीम्ड एप्लीकेशन से जुड़े कुछ एक्सप्लेनेशंस। नए तरीके से इनकम कैलकुलेशन में इनकी जरूरत नहीं समझी गई। चलिए, अब इस कानून के डिजिटल और मॉडर्न पहलुओं पर आते हैं। ये डिजिटल युग को कैसे अपना रहा है? ये नए कानून की एक बहुत बड़ी खासियत है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी VDA, मतलब क्रिप्टो, NFTs वगैरह, इनको अब पूरी तरह डिफाइन किया गया है, फाइनेंस बिल 2025 वाले अमेंडमेंट्स को शामिल करते हुए। और उन्हें क्लियरली टैक्सेबल बनाया गया है। मतलब अब इस पर कोई कानूनी अस्पष्टता, कोई एम्बिग्विटी नहीं बची है। और टैक्स प्रोसेस के डिजिटलीकरण का क्या? इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग्स और डिजिटल सबमिशंस, इनको अब स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है। ई प्रोसीडिंग्स को फॉर्मल मान्यता दी गई है। जैसा बिजनेस के लिए कहा, क्लाउड पर रखे रिकॉर्ड्स भी अब बुक्स ऑफ अकाउंट माने जाएंगे। और TDS TCS के प्रोविजंस भी समझने में आसान बनाने के लिए टेबल्स में दिए गए हैं। रेजिडेंट्स के लिए अलग, नॉन रेजिडेंट्स के लिए अलग, क्लियर टेबल्स। तो ये सब बदलाव जमीनी हकीकत पर प्रैक्टिकली क्या असर डालेंगे? और ये पूरी प्रक्रिया चली कैसे? क्या इसमें लोगों से राय ली गई? देखें, उम्मीद तो यही है कि कानून जब सरल होता है तो उसे फॉलो करना आसान होता है। इससे वॉलंटरी कंप्लायंस बढ़ना चाहिए। मतलब लोग खुद से ज्यादा टैक्स भरेंगे? हाँ, उम्मीद है। और डिपार्टमेंट के साथ डिस्प्यूट्स, झगड़े कम होने चाहिए। एक और टेक्निकल बात है, उन्होंने कई ऐसे कीवर्ड्स और फ्रेजेस को बनाए रखा है जिन पर कोर्ट्स के पहले से फैसले हैं, जुडिशली टेस्टेड फ्रेजेस जिन्हें कहते हैं। अच्छा, ताकि उन मुद्दों पर फिर से नई लिटिगेशन, नई मुकदमेबाजी शुरू ना हो, स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है। और आम लोगों और बिजनेस के लिए? इंडिविजुअल्स के लिए, अब जैसा मैंने कहा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी जैसे चैप्टर्स आसान भाषा में हैं, तो शायद ज्यादा लोग खुद रिटर्न फाइल कर पाएं। बिजनेस के लिए रूल्स में क्लैरिटी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मदद मिल सकती है। और आपने पूछा था प्रोसेस के बारे में। हाँ। तो ये सब बंद दरवाजों के पीछे नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी कंसल्टेटिव प्रोसेस थी। अच्छा। हाँ, सरकार ने टैक्स पेयर्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, प्रोफेशनल बॉडीज जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह से सुझाव मांगे थे। ऑनलाइन पोर्टल पर करीब 20,976 सुझाव आए थे जिन पर विचार किया गया। 20,000 से ज्यादा? जी। और ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों के टैक्स सिंप्लीफिकेशन मॉडल्स को भी स्टडी किया गया। इससे ड्राफ्ट करने में करीब 150 अधिकारियों की एक कमेटी ने 60,000 से ज्यादा मैन आवर्स लगाए। तो ये काफी बड़ा और मिला-जुला प्रयास था। काफी मेहनत लगी है इसमें। अब आगे देखते हैं। नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो पुराने और नए कानून के बीच ये ट्रांजिशन कैसे होगा? कंफ्यूजन तो नहीं होगा? इसके लिए बिल में एक रिपील्स एंड सेविंग्स क्लॉज है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि पुराने कानून के तहत जो भी अधिकार या देनदारियां पैदा हुई हैं, वो सब सुरक्षित रहेंगी। पिछले असेसमेंट ईयर से जुड़े सारे मामले पुराने कानून के हिसाब से ही चलेंगे। अच्छा, एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे असेसमेंट ईयर 2026-27 है। ये किस साल की इनकम के लिए है? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी प्रीवियस ईयर 2025-26 की इनकम के लिए, राइट? हाँ। तो इस AY 26-27 के लिए पुराना 1961 वाला एक्ट ही लागू होगा, जबकि टैक्स ईयर 2026-27 जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की इनकम के लिए होगा, उस पर यह नया 2025 वाला कानून लागू होगा जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। ओके, तो एक ओवरलैप रहेगा कुछ समय के लिए। जी। और डिपार्टमेंट पुराने और नए सेक्शंस की एक पूरी मैपिंग भी देगा, ताकि पता चले कि पुराने एक्ट का कौन सा सेक्शन नए एक्ट में कहाँ है, और नए रूल्स, नए फॉर्म्स भी टाइम पर नोटिफाई किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसे समेटते हैं। संक्षिप्त में कहें तो भारत का इनकम टैक्स लॉ 60 साल में अपने सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहा है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला ये नया बिल सिंप्लीफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन पर फोकस कर रहा है, बिना किसी बड़े पॉलिसी या रेट चेंज के। बिल्कुल सही। और जो मुख्य बातें याद रखनी है, कानून का साइज लगभग आधा हो गया है, टैक्स ईयर का नया सिंपल कॉन्सेप्ट आया है, कॉम्प्लेक्स सेक्शन 10 को 6 स्केड्यूल्स में रिऑर्गेनाइज किया गया है, और NPO के सारे नियम एक जगह कंसोलिडेट हो गए हैं।
और अगर हम अलग अलग लोगों पर असर देखें तो एनआरआईज के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस के नियम बदले हैं, 120 दिन वाली लिमिट और डीम्ड रेजिडेंट का नियम ध्यान रखें। इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टोवीडिया अब क्लियरली डिफाइंड और टैक्सेबल है। बिजनेस के लिए डिजिटल रिकॉर्ड्स की मान्यता और जरूरत बढ़ी है और डिविडेंड की डेफिनेशन थोड़ी वाइड हुई है। जी। एनजीओज के लिए चैरिटेबल पर्पस की क्लियर डेफिनेशन है, योग भी शामिल, और डोनेशंस को इनकम माना गया है पर छूट जारी है। और सबके लिए ज्यादा डिजिटल कंप्लायंस, कम कम्प्लेक्सिटी और इनकम की ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये वाकई एक अहम मोड़ है। एक नई साफ सुथरी बुनियाद रखी गई है। लक्ष्य यही था कि एक उलझे हुए पुराने रास्ते को एक क्लियर मॉडर्न रोड मैप से बदला जाए। बिल्कुल। तो अंत में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये इतनी बड़ी सरलीकरण की कवायद वाकई भारत के लिए एक ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा टैक्स पेयर फ्रेंडली सिस्टम की राह बना पाएगी? ये सोचने वाली बात है कि ये नया सुव्यवस्थित ढांचा प्रैक्टिस में कितना कारगर साबित होता है। बुनियाद तो रख दी गई है, अब देखते हैं इस पर इमारत कितनी मजबूत बनती है।